हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप अगर जीएस टच में नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि जितनी भी वीडियो आएगी वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आप नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इसमें हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के बारे में। हम इंडियन पॉलिटी की बहुत सारी वीडियो लेकर के आ रहे हैं, पूरे पॉलिटी को कवर कर रहे हैं, जो रेगुलर आपके पास हर दिन एक एक वीडियो पहुंचती रहेगी। इसमें हम बात करेंगे भारतीय संविधान का विकास, भारतीय संविधान के विकास का इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है उसकी। उसके हिस्ट्री के बारे में हम जानेंगे कि भारतीय संविधान बना कैसे, किस तरीके से भारतीय संविधान बना। जिसमें हम बात करेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की, और 1813 के चार्टर अधिनियम, 1833 के चार्टर अधिनियम, इन सबों की हम बात करेंगे। ये सभी क्या तो सभी प्रतियोगिता के लिए महत्वपूर्ण है, जो सबसे जिसका पार्ट 1 लेकर के आया हूं। क्या है ये? पार्ट 1 में लेकर के आया हूं, जिसमें हम भारतीय संविधान के विकास का इतिहास बात करेंगे कि किस तरीके से फॉर्मेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बना। तो आप अभी भी हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि जितनी भी नोटिफिकेशन आए वो आप तक पहले पहुंचे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी के बारे में बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट होंगे। यहां पर है कि भारतीय संविधान का विकास कब हुआ। भारतीय संविधान सबसे बड़ी चीज है इंडिया के अंदर। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोच्च माना जाता है। ठीक है, तो ये बनाने में बहुत टाइम लगा। इसे बहुत सारी सोच समझ करके बनाया गया है। बहुत सारे कंट्री से मैंने बोरो किया इसे। और ये बना कैसे, किस तरीके से बना, उसके बारे में हम बात करेंगे कि भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्टिंग से चलता हुआ आ रहा हूं कि किस तरीके से विकास हुआ, फिर कहते हैं संविधान सभा बनी, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, उसमें कौन लोग थे, कितनी समितियां थी, उसकी भी वीडियो में लेकर आऊंगा। फिर प्रियम्बल कैसे था, तो ये सब एक एक करके मैं लेके आ रहा हूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और कैसा लगता है आपको हमारा वीडियो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ठीक है, यह होता है कि 1600 ईस्वी में जो चार्टर एक्ट के तहत था, वो महारानी एलिजाबेथ ने संपूर्ण पूर्वी देशों में व्यापार करने का अधिकार 24 सदस्य ईस्ट इंडिया कंपनी प्रदान की। क्या 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 महारानी एलिजाबेथ जो थी वो इंग्लैंड ब्रिटेन की थी। तो उन्होंने 1600 का जो चार्टर एक्ट था उसमें क्या था कि व्यापार करने का अधिकार 24 सदस्य ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान की थी। ठीक है, संपूर्ण पूर्वी देशों में ये व्यापार कर रहे थे। उसके बाद हुआ कि 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत 31 दिसंबर 1600, कब? 31 दिसंबर 1600 को लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। कहां की गई ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना? लंदन में की गई 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। अब ये 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन में स्टैब्लिश हुई। तो आगे क्या होता है कि अंग्रेजों ने भारत में अपना प्रथम व्यापारिक केंद्र, अंग्रेज सबसे पहले कौन है? पुर्तगालिया है। उसके बाद डच अंग्रेज आए। तो अंग्रेज जब आए तो यहाँ अंग्रेज व्यापार करने आए। ठीक है, तो ये व्यापार करना है, तो उसमें 1600 का चार्टर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि महारानी एलिजाबेथ जो थी वो अपने कहते तो व्यापार करने के लिए पूर्वी देशों में 24 सदस्य ईस्ट इंडिया कंपनी प्रदान की। ठीक है, 24 सदस्य थे उसमें। तो उसके बाद क्या होता है कि एक कंपनी वो एस्टेब्लिश करती है जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी होता है। उसकी स्थापना कहां होती है? लंदन में होती है। और ये कब हुई? 31 दिसंबर 1600 को। ठीक है, अब अंग्रेज भारत आता है व्यापार करने के लिए, तो पहला व्यापारिक केंद्र कहां स्थापित करता है? ये करता है सूरत में। कहां करता है? सूरत में अपना पहला व्यापारिक केंद्र करता है। और ये कब करता है? 1613 ईस्वी में करता है। कब करता है? 1613 ईस्वी में पहला व्यापारिक केंद्र ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज करता है सूरत में। उसके बाद होता है कि दिसंबर 1615 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम, कौन है? राजा जेम्स प्रथम ने अपने राजदूत सर टॉमस रो को भारत भेजा था। किसको भेजा था? राजदूत सर टॉमस रो को भारत भेजा था दिसंबर 1615 में। सर टॉमस रो ने 10 जनवरी 1616 में अजमेर के किले में जहांगीर से मुलाकात की। अब ये क्या हुआ कि जब सर टॉमस रो को जेम्स प्रथम ने भेजा था कि जाओ बात करके आओ कि किस व्यापार करना है हमें, तो इन्होंने 10 जनवरी 1616 को, कब? 10 जनवरी 1616 को सर टॉमस रो ने अजमेर के किले में जहांगीर से मुलाकात करते हैं। जहांगीर उस वक्त क्या तो शासन करते रहते हैं। ठीक है, मुगल सल्तनत जो चलती रहती है उस वक्त, उसमें जहांगीर बादशाह रहते हैं। ये क्या होता है कि 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी चली थी, तो उस वक्त मुगल सल्तनत के बादशाह कौन थे? तो वो थे अकबर थे। कौन थे उस वक्त? अकबर थे। मुगल काल जब चलता है तो 1526 से 30 तक कौन थे? 1526 से 30 तक बाबर थे। 1530 से 1545 तक हुमायूं थे। उसके बाद 1545 से 1605 तक जो चलता है वो अकबर थे। तो अब 1605 तक अकबर थे, तो 1600 में ही आए। तो ये कौन है? अकबर के टाइम में ही ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश हुई थी। अब ये 1616 में आए, तो ये कब आए? 1605 से 1617 तक चलता है।
जहांगीर का काल। तो अब ये 1617 तक चलता है। तो ये चलता है 1616 में आए थे, जहांगीर से मुलाकात की और भारत में व्यापार करने की अनुमति मांगी कि सरकार हमें अनुमति दी जाए कि मैं इंडिया में व्यापार करना चाहता हूँ, बिजनेस करना चाहता हूँ। तो क्या होता है उसमें 1617 को मसूलीपट्टनम में एक प्रथम व्यापारिक केंद्र ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश करती है। कहां करती है? मसूलीपट्टनम में, जिसे बाद में मद्रास ले जाता है। कहां ले जाता है? मद्रास ले जाता है। और इसका नाम क्या रखा जाता है? फोर्ट सेंट जॉर्ज। क्या रखा जाता है? फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम रखा जाता है। ये कहां प्रथम व्यापारिक केंद्र अंग्रेजों ने एस्टेब्लिश किया? 1617 में मसूलीपट्टनम में एस्टेब्लिश किया गया। बाद में कहां चला गया? ये मद्रास चला गया, जिसका नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज रखा गया। नेक्स्ट है फिर 1726 में अंग्रेज ने भारत में विकेंद्रीकरण की व्यवस्था को अपनाते हुए बंगाल, मुंबई, मद्रास के प्रेसिडेंसी को अपनी अपनी प्रेसिडेंसी में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया। 1726 में क्या होता है कि ये सारी प्रेसिडेंसी जो थी, ये तीन प्रेसिडेंसी बंगाल, मुंबई और मद्रास को ये अपना अपना कानून बनाने का अधिकार प्रदान इसे दे दिया जाता है 1726 में। अब आता है बात कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में साम्राज्य स्थापित करने का प्रथम कदम 1757 की लड़ाई का युद्ध था। 1757 की लड़ाई पलासी के युद्ध से नाम जाना जाता है। तो ये पलासी की लड़ाई जब अंग्रेजों से हुई थी तो हार गए थे उस वक्त बंगाल के नवाब। तो इसे ही पलासी की लड़ाई में कौन सब थे? पलासी की लड़ाई में थे शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शुजाउद्दौला, मीर कासिम, ये सब थे, अवध के नवाब थे। तो ये सब मिलकर के उस वक्त लड़ाई लड़े थे। तो इसमें क्या होता है कि मीर कासिम का जो उसका जो सिपा सालार होता है, उसका जो सैनिक होता है, उसके साथ रहने वाला मीर जाफर इसके साथ गद्दारी करता है। मीर जाफर अंग्रेजों से मिल जाता है और मीर जाफर को इसके मीर कासिम के हराने के बाद बंगाल का 1 साल के लिए बनाया जाता है। 1 साल के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। तो वहीं से इंडियन क्या तो जो सल्तनत थी, इंडिया में जो चल रहा था शासन, वो लड़खड़ाने लगी। तो उसके बाद अंग्रेज कब्जा करने लगे, गुलाम बनाने लगे। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, तो ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। बक्सर की युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। उसके बाद क्या आता है कि रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 का। रेगुलेटिंग एक्ट क्या आता है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। अब इसमें क्या बात की गई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में? इसमें बात की गई है कि इस एक्ट के तहत अंग्रेज ने केंद्रीकरण की व्यवस्था अपनाते हुए मुंबई मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर लिया। अब इसमें क्या बात की गई? पहले क्या था? मुंबई और मद्रास अलग अलग था, अपना अधिकार अपना कानून बना सकता था। अब इस एक्ट में बात किया गया कि अब बंगाल मद्रास जो है वो अब बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर लेगा और कानून बनाने का अधिकार सिर्फ बंगाल के गवर्नर और उसके 4 सदस्य परिषद को दे दिया गया। अब क्या करेगा? बंगाल के गवर्नर ही उसमें कानून बनाएंगे, उसमें जैसे भी व्यापार करना है, किस तरीके से कानून होगी, ये बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन हो गया। अब मुंबई मद्रास इसके अंडर आ गया। अब क्या होता है कि बंगाल के गवर्नर का नाम क्या चेंज करके रख दिया था? बंगाल का गवर्नर जनरल रख दिया था। पहले क्या था कि बंगाल के गवर्नर थे, ठीक है। अब बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। अब उसमें पहले बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? वारन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल माना जाता है। अब इसी एक्ट के तहत 1776 में कलकत्ता के फोर्ट विलियम ने एस्पेक्स न्यायालय के नाम से सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। क्या की? फोर्ट विलियम ने एस्पेक्स न्यायालय के नाम से सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। यह सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1774 में। 1774 में कलकत्ता न्यायालय की स्थापना हुई, ठीक है। बंबई की और मद्रास की कलकत्ता न्यायालय की स्थापना 1774 में हुई। अब 1774 में कलकत्ता के पहला इंडियन कोर्ट था। क्या था? पहला इंडियन कोर्ट था। लेकिन अब बात करेंगे कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना, तो कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना 1862 में हुई और भारतीय पहले कोर्ट की स्थापना हुई कलकत्ता की, तो वो हुई 1774 में। किस एक्ट के तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इसमें क्या था कि एक न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश रखे जाएंगे। एक न्यायाधीश होगा, उसके बाद 3 अन्य न्यायाधीश होगा। न्यायाधीशों की आयु जो होगी, एज होगी 65 वर्ष की होगी। उसमें प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे थे। कौन थे? सर एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे पहले प्रमुख न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस थे कलकत्ता कोर्ट के, ठीक है। इस एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। क्या किया गया 1781 में?
एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया, जिसके तहत बिहार और उड़ीसा में भी कानून बनाने का निर्माण अधिकार बंगाल के गवर्नर जनरल को सौंप दिया गया। अब क्या है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिहार व उड़ीसा में कानून निर्माण का अधिकार बंगाल के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के तहत सौंप दिया गया? तो ये सौंप दिया गया 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत बिहार और उड़ीसा के अधीन जो भी कानून बनेगा वो बनाने का अधिकार बंगाल के गवर्नर जनरल को सौंप दिया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट। अब ये पिट्स इंडिया एक्ट में क्या बात की गई? इस एक्ट का नाम तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर पड़ा। किसके नाम पर पड़ा? 1784 में जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उसका नाम था विलियम पिट और इसी के नाम पर पड़ा पिट्स इंडिया एक्ट। इसके तहत भारत में पहली बार दोहरा शासन लागू हुआ, दो शासन इसमें लागू हुआ। क्या हुआ? पिट्स इंडिया एक्ट के तहत दोहरी शासन लागू की गई। ठीक है, इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को भी दो भाग में विभाजित कर दिया था। दो भाग में कौन कौन था? तो एक था कि राजनयिक कार्य हेतु संचालक मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के नाम से और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के नाम से व्यापारिक हेतु नियंत्रण मंडल, जिसमें सदस्य की संख्या एक में 18 थी और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में सदस्य की संख्या 18 थी और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में सदस्य की संख्या 6 थी। ठीक है, अब बात करेंगे 1813 के चार्टर एक्ट अधिनियम। अब ये चार्टर एक्ट अधिनियम जो था, इस एक्ट में क्या बात थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया तथा व्यवस्था की गई अन्य ब्रिटिश व यूरोपीय नागरिकों को भी भारत में व्यापार कर सकते हैं। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक जो एकाधिकार था इसका अपना कि मैं ही सिर्फ व्यापार कर सकता हूं, तो इसको अब क्या किया गया? 1813 के एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया। किंतु उसके बाद उसे चीन के साथ व्यापारिक पूर्वी देशों के साथ व्यापार चाय के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त हुआ। चीन के साथ अब ये क्या था कि ये व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त हुआ 20 वर्षों तक सिर्फ चाय के लिए। किसके लिए? चाइना के साथ ही सिर्फ पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में क्या हुआ? 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त हो गया था, लेकिन एकाधिकार इसमें समाप्त कर दिया गया। सिर्फ चाय के व्यापार के संबंध में ही सिर्फ 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है कि गवर्नर जनरल व प्रधान सेनापति की नियुक्ति का अधिकार ब्रिटेन में सम्राट को सौंप दिया गया। क्या हुआ कि गवर्नर जनरल व प्रधान का सेनापति नियुक्त कौन करेगा? ब्रिटेन करेगा। कौन करेगा? ब्रिटेन के सम्राट करेगा, वहां के रानी करेगी। ठीक है, ईसाई धर्म प्रचारक मिशनरी को भारत में धर्म प्रचारक करने की छूट प्रदान की गई। अब ईसाई का जो धर्म प्रचारक है वो मिशनरी भारत में धर्म प्रचार करने का छूट दिया गया। किसके तहत? 1813 के चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है कि 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम, इसके आगे भी है कि इस एक्ट के तहत सशक्त केंद्रीय शासन की व्यवस्था की गई। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर देगा। किस एक्ट के तहत? यह एक्ट बात किया गया 1833 के एक्ट की बात की गई। किसकी बात की गई? अब जो है कि अब जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे अब उसे चेंज करके क्या कर दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया। अब भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। तो उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल को लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। कौन थे बंगाल के गवर्नर जनरल? लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के आखिरी बंगाल के गवर्नर जनरल थे। बंगाल के लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे बंगाल के? वो थे विलियम बेंटिंक। विलियम बेंटिंक को ही भारत का प्रथम गवर्नर एवं बंगाल के लॉर्ड विलियम बेंटिंक का अंतिम गवर्नर जनरल बनाया गया। प्रथम अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था तो वो था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इसे किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है कि कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल व उसके 4 सदस्य परिषद को दे दिया गया। उनमें से एक विधि सदस्य को शामिल करने का प्रावधान किया गया। क्या था कि अब गवर्नर जनरल जो भी कानून बनाएगा उसमें गवर्नर जनरल होगा और 4 सदस्य परिषद होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा। लॉर्ड मैकाले प्रथम विधि सदस्य नियुक्त किए गए। अब इसमें विधि सदस्य नियुक्त करने का प्रावधान है, तो कौन पहले बने थे? वो बने थे लॉर्ड मैकाले को प्रथम विधि सदस्य नियुक्त किया गया। ठीक है, प्रथम कानून सदस्य नियुक्त किया गया। अब इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार को समाप्त कर दिया गया तथा व्यवस्था की गई कि कंपनी आगे से भारत में केवल राजनीतिक कार्य ही करेगी। अब जो भारत में व्यापार करने का अधिकार था इसका, इसे अब समाप्त कर दिया कि अब व्यापार नहीं करेगा ईस्ट इंडिया कंपनी, अब राजनीतिक कार्य करेगी। क्या करेगी? राजनीतिक कार्य करेगी। इस एक्ट के तहत चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के अधिकार को भी समाप्त कर दिएगा। 20 वर्षों तक जो एकाधिकार मिला था उसे भी अब इसे समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त कर दिया गया? 1833 में। और 20 वर्षों तक कब मिला था अधिकार? 1813 में। व्यापार करने का एक अधिकार था लेकिन उसे समाप्त कर दिया। सिर्फ चाय के पूर्वी देशों में चाय के लिए सिर्फ 20 वर्षों का अधिकार था, उसे भी अब 1833 के चार्टर एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया। आगे बात करेंगे कि 1853 का चार्टर एक्ट अधिनियम क्या कहता है।
इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक कार्यों को दो भागों में बांट दिया गया। क्या किया गया? दो भागों में विभाजित कर दिया गया। एक तो क्या गया प्रशासनिक, दूसरा क्या गया विधायिकी। क्या किया गया? प्रशासनिक और विधायिकी। प्रशासनिक का कार्य गवर्नर जनरल को उनकी कार्यकारिणी को सौंपा गया। ठीक है, प्रशासनिक कार्य जो था वो गवर्नर जनरल को उसकी कार्यकारिणी को सौंपा गया। खुली प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन की व्यवस्था की गई। ओपन कंपटीशन एग्जाम जो है उसका आयोजन किया गया। विशिष्ट नागरिक सेवाओं द्वारा भारतीयों के खोलने के संबंध में 1854 में मैकाले समिति गठन की गई। क्या की गई कि नागरिकों को सेवा के द्वार भारतीयों को खोलने के लिए 1854 में मैकाले समिति का गठन किया गया। मैकाले समिति का अगर गठन पूछा जाए कब किया गया, तो ये किया गया 1854 में मैकाले समिति का गठन किया गया। ये किस लिए किया गया? तो विशिष्ट नागरिकों को सेवाओं के लिए। ठीक है, विधायी कार्य हेतु पहली बार केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया। विधान परिषद का अगर भारतीय विधान परिषद के गठन के बाद की गई तो वो कब की गई? 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत। इस सदस्य की संख्या 4 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 12 कर दिया गया। 4 सदस्य जो थे उसकी संख्या कब कितना कर दी गई? 12 कर दी गई। ठीक है, नेक्स्ट है 1858 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम में क्या बात की गई? तो इस अधिनियम में के तहत भारत शासन ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों सौंपा गया। अब इसमें क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह भारत शासन का ईस्ट इंडिया कंपनी वह ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। किसके आ गया? ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। अब ब्रिटिश क्राउन की शक्तियां का प्रयोग भारत में करने के लिए भारत सचिव पद की व्यवस्था की गई तथा इसकी सहायता के लिए 15 सदस्य भारत परिषद का गठन किया गया। अब भाई ब्रिटिश क्राउन है तो वो भारत पर किस तरीके से क्या तो शक्ति का प्रयोग करेगा, तो उसमें भारत सचिव नियुक्त किया गया। क्या किया गया? भारत सचिव पद का व्यवस्था की गई और उस पर 15 सदस्यों परिषद का गठन किया गया। चार्ल्स वुड भारत के प्रथम सचिव थे। कौन थे? चार्ल्स वुड भारत के प्रथम सचिव नियुक्त किए गए थे। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। 1858 में इसका नाम गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया। सबसे पहले हम देखें, पहले क्या था? बंगाल का गवर्नर था, उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। फिर भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। अब भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके अब क्या कर दिया गया? वायसराय कर दिया गया। ये किसके तहत? 1858 के तहत। ठीक है, अब ये लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय बने। कौन बने? लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने और इन्हीं के टाइम में 1857 की क्रांति हुई थी, लॉर्ड कैनिंग के टाइम में। इस अधिनियम के तहत 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या था 84 में? यह था कि डबल शासन चलेगा, दोहरी शासन, लेकिन इसे समाप्त कर दिया गया। किसमें? 1858 के चार्टर एक्ट में दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम को भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा किसे कहा था? 1833 के एक्ट को, 1858 के एक्ट को, 53 के एक्ट को, तो किसे कहा था? 1858 के एक्ट को भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 1861 का भारत शासन अधिनियम। अभी 1861 का भारत शासन अधिनियम, इसमें क्या बात की है? इस अधिनियम के तहत लॉर्ड कैनिंग ने क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत में पहली बार भारतीयों को विधान परिषद में शामिल किया, अर्थात विधायी कार्यों में शामिल किया। प्रथम बार जो पहली बार भारतीयों को विधान परिषद में शामिल किसमें किया गया? 1861 के अधिनियम में यह प्रावधान दिया गया। ठीक है, किसने किया? लॉर्ड कैनिंग ने। इस विधान परिषद में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय सदस्य को नियुक्त किया। वो कौन कौन 3 थे? दिनकर राव थे, पटियाला के महाराज थे और बनारस के राजा को मनोनीत किया गया। ये 3 भारतीयों को विधान परिषद में लॉर्ड कैनिंग ने नियुक्त किया था। ठीक है, मनोनीत किया था, चुना था। नेक्स्ट है कि वायसराय को विधायी कार्यों हेतु नए प्रांत का निर्माण, नवनिर्मित प्रांत में गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त करने का अधिकार। अब क्या था कि विधायी कार्य में क्या था वायसराय के पास? वायसराय नए प्रांत का निर्माण भी कर सकता, नवनिर्मित प्रांत भी कर सकता, उसमें गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति करने का अधिकार 1861 के भारत प्रशासन अधिनियम में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। 5वें सदस्य का विधिवेत्ता होना अनिवार्य है, मतलब 5वां सदस्य जो होगा वो विधि जानना, कानून का अच्छा जानकार हो, कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा जानता हो। ठीक है, इस एक्ट के तहत लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय व्यवस्था पोर्टफोलियो सिस्टम लागू किया। पोर्टफोलियो सिस्टम किस टाइम लागू किया गया? 1861 के टाइम में पोर्टफोलियो सिस्टम लागू किया गया। ठीक है, अब ये पोर्टफोलियो सिस्टम है क्या, इसको जानेंगे। किसके टाइम में हुआ? लॉर्ड कैनिंग के टाइम में हुआ। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत
विभिन्न विभागों को भिन्न भिन्न सदस्य को दे दिया गया। अब क्या हुआ कि अलग अलग जो डिपार्टमेंट थे, अलग अलग जो विभाग था, उसको अलग अलग क्या तो मेंबर में दे दिया गया। जो विभाग के लिए उत्तरदायी होता था उससे इस प्रकार भारत में मंत्रिमंडल में व्यवस्था की नींव पड़ी। अब जो जिस डिपार्टमेंट में अच्छा जानकार था, अच्छा जानता था, उसको उत्तरदायी उसका माना जाता था। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर हुआ, क्या तो रक्षा मंत्रालय हुआ, इन सबको अलग अलग तरीके से वहीं से इसे लिया गया 1861 के भारत शासन अधिनियम में कि मंत्रिमंडल के नींव पड़ी थी। ठीक है, मंत्रिमंडल की नींव पड़ी थी किससे? 1861 के अधिनियम के तहत। इस अधिनियम के तहत 1773 के एक्ट में अपनाई गई केंद्रीय व्यवस्था को पुनः विकेंद्रीकरण में बदलते हुए मुंबई मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के नियंत्रण से स्वतंत्र कर दिया गया। पहले क्या था कि 1773 में पहले बंगाल मद्रास और मुंबई जो था वो अलग अलग अपना कानून बना सकता था। फिर 1773 के एक्ट में बोला कि नहीं, बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन आ जाएगा मुंबई और मद्रास। लेकिन फिर इसे 1861 के अधिनियम में कह दिया गया नहीं, अब बंगाल भी आजाद है, मुंबई भी आजाद है और मद्रास भी आजाद है, वो नियंत्रण स्वतंत्र कर दिया गया इसे। नेक्स्ट है कि 1873 का चार्टर एक्ट क्या कहता है। 1873 के एक्ट की घोषणा की गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। इस एक्ट में क्या बात किया गया? 1837 के एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एस्टेब्लिशमेंट थी उसको किसी भी वक्त उसे समाप्त कर दिया गया था। 1876 के शाही उपाधि अधिनियम के तहत 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित कर दिया गया। भारत की सामग्री 1876 में महारानी विक्टोरिया को घोषित कर दिया गया, उसे दे दिया गया। ठीक है, 1882 में वायसराय लॉर्ड रिपन, कौन था? लॉर्ड रिपन, जो 1882 में था, स्थानीय स्वशासन के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया जिसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मतलब महान अधिकार पत्र कहा जाता है। लॉर्ड रिपन ने भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना था। लॉर्ड रिपन को क्या माना जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। और स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा किसने दिया था? लॉर्ड रिपन ने दिया था। और यह मैग्ना कार्टा किसे कहा था? स्थानीय स्वशासन का 1837 के चार्टर एक्ट को। ठीक है, तो किसके काल में हुआ? लॉर्ड रिपन के काल में हुआ स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा, और इसे कहा जाता है। ठीक है, 1892 लॉर्ड रिपन के टाइम में भी जनगणना हुई थी। ठीक है, एक क्या तो जनगणना एक क्या तो रूल वाइज हुआ था 1882 में। ठीक है, ये स्टार्ट ही हुआ था 1872 में, लॉर्ड मेयो के टाइम में स्टार्ट हुआ था। लेकिन ये कोई वैसा नहीं था कि एक तरीके से इसे किया गया, लेकिन क्या तो पूर्ण रूप से अगर किया जाए तो वो 1882 लॉर्ड रिपन के टाइम से। नेक्स्ट है 1892 का भारत शासन अधिनियम क्या कहता है। इस अधिनियम के तहत विधान परिषद के सदस्य की संख्या 12 से बढ़ाकर न्यूनतम 10 व अधिकतम 16 कर दी गई। इसमें क्या था कि पहले विधान परिषद में 4 था, 4 से 12 हुआ, 12 से अब क्या था कि कम से कम 10 होंगे और अधिकतम से अधिकतम 16 होंगे। इस अधिनियम के तहत निर्वाचन व्यवस्था को अपनाया गया, परंतु यह पूर्ण रूप से अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली था। इसमें क्या था कि निर्वाचन व्यवस्था था, लेकिन ये क्या था? अप्रत्यक्ष रूप से था। इस अधिनियम के तहत आप देखेंगे कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था राज्यसभा के सदस्य को। ठीक है, तो ये यहीं से है। इस अधिनियम के तहत संसदीय शासन व प्रतिनिधि शासन की नींव रखी गई। इस अधिनियम के क्या हुआ? संसदीय शासन की और प्रतिनिधि शासन की नींव रखी गई। इस अधिनियम के तहत परिषद के अधिकारों में वृद्धि की गई तथा भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, किंतु मतदान करने का अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। अब मतदान की बात होगी तो मतदान इंडियन नहीं कर सकते और न ही प्रश्न पूछने का अधिकार, अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या था कि इसमें अधिकारों को, जो परिषद में अधिकारों की वृद्धि कर दी गई और भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने की बात दी गई। नेक्स्ट है कि भारत सरकार अधिनियम 1909 मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 को कहा जाता है, 1909 का मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम। अब इसमें क्या था? इस अधिनियम के तहत तत्कालीन भारतीय सचिव मॉर्ले तथा वायसराय मिंटो के नाम पे मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम रखा गया। किसके नाम पे मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम रखा गया? ये रखा गया, भारत का जो सचिव था मॉर्ले और वायसराय भारत का मिंटो जो था, इसी के नाम पे मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम रखा गया। इस अधिनियम के तहत पहली बार विधायी व प्रशासनिक दोनों कार्य में भारतीय की भागीदारी बनी। अब भारतीय भागीदार बन सकते हैं किसमें? विधायिकी में, विधायी शक्ति और प्रशासनिक दोनों में। प्रशासनिक कार्यों में भारतीयों को भागीदारी बनाने के लिए वायसराय के कार्यकारिणी में प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को शामिल किया गया। किसे शामिल किया गया? जिसे विधि सदस्य बनाया गया। विधि सदस्य किसे बनाया गया? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। ये भारतीय भागीदारी में पहले बने थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि भारतीय केंद्रीय विधान परिषद का नाम बदलकर औपनिवेशिक विधान परिषद कर दिया गया। अब क्या था कि पहले इसका नाम क्या था, केंद्रीय विधान परिषद, अब उसका नाम डायरेक्ट क्या कर दिया गया, विधान परिषद कर दिया गया। इसमें सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। कितना कर दी गई, 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। अधिकतम से अधिकतम पहले कितनी थी, 16 थी, इसे बढ़ाकर 60 कर दी गई। संप्रदाय को वैधानिक मान्यता प्रदान की गई। ठीक है, मुसलमान के लिए पृथक मताधिकार, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था कर फूट डालो राज करो नीति अपनाई गई। 1909 के मॉर्लेमेंटो सुधार में, किसमें, 1909 के मॉर्लेमेंटो सुधार में क्या किया गया कि मुसलमानों का जो था वो पृथक मताधिकार कर दिया गया, पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया और फूट डालो राज करो की नीति इन्होंने अपनाई 1909 में मॉर्लेमेंटो ने। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों की शक्ति में वृद्धि करते हुए सदस्यों को बजट की विवेचना करने, लोक महत्व के विशेष पर चर्चा तथा अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया, किंतु उन्हें बजट पर मतदान का अधिकार नहीं था। क्या था कि पहले अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, ठीक है, प्रश्न पूछ सकते थे बजट पर, लेकिन अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। अब क्या हुआ कि इसका भी अधिकार प्रदान कर दिया गया, लेकिन बजट पर जो मतदान का अधिकार था वो भारतीयों को नहीं था। पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन को अपनाया गया तथा मताधिकार प्रदान किया गया, परंतु मताधिकार के अभाव भेदभाव पूर्ण थे। ठीक है, मताधिकार का आधार संपत्ति, कर व उपलब्धियां थी। मताधिकार कैसे दे सकते हैं कि संपत्तियों, कर व उपलब्धियां से थी। के एम मुंशी, इन्होंने उभरते हुए प्रजातंत्र को ही उखाड़ डाला। के एम मुंशी कौन थे, इन्होंने इसके जो प्रजातंत्र चल रहा था इसे उखाड़ कर फेंक दिया। थैंक यू सो मच। आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया, जिसमें मैंने बहुत सारी बात की 1773, 1784, 1813, 33, 53, 58 और 1909 के मॉर्लेमेंटो सुधार, इस सब की बात की मैंने। कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं इसी का पार्ट 2 और पार्ट 3 लेकर के। थैंक यू सो मच।